नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की जीव विज्ञान, जिसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वो है आनुवंशिक कूट अर्थात जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड देखिए, जेनेटिक कोड को पढ़ने से पहले इस चीज़ को देख लें और हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है। तो देखिए, डीएनए से डीएनए का आपने बनाया। डीएनए से डीएनए के बनने की प्रक्रिया को आप क्या बोलते थे? रिप्लिकेशन। क्या बोलते थे? रिप्लिकेशन आप कहते थे। तो इसमें क्या किया आपने? डीएनए से डीएनए का निर्माण किया। इसी प्रकार से डीएनए से आपने आरएनए का निर्माण किया। डीएनए से आपने आरएनए का निर्माण किया। यह घटना भी कहलाती थी ट्रांसक्रिप्शन कहलाती थी। ट्रांसक्रिप्शन अर्थात अनुलेखन कहलाती थी। इसको भी आपने डिटेल में पढ़ा है। अब हम बात करेंगे तो देखिए, रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से डीएनए या डीएनए से आरएनए बनता था। और डीएनए क्या होता है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। तो डीएनए क्या है? एक प्रकार से पॉलीमर है। किसका? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अब ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में क्या होगा? अनुवादन में या जो अनुवाद है इसमें क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना है, अर्थात प्रोटीन चेन। प्रोटीन क्या होती है? अमीनो अम्ल होते हैं, अर्थात अमीनो एसिड के बनने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ना है। अब देखिए, प्रोटीन क्या है? तो कहेंगे पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड प्रोटीन है। तो अल्टीमेटली आपको पढ़ना क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से हम बनाने का क्या प्रयास कर रहे हैं? पॉलीमर ऑफ अमीनो अम्ल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जेनेटिक कोड के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? पर्टिकुलर कुछ नाइट्रोजनस क्षारकों के द्वारा एक प्रकार का अमीनो अम्ल बने। एक कुछ आनुवंशिक कूट का मतलब कुछ ऐसे नाइट्रोजनी क्षारकों का एक ऐसा त्रिक समूह जिसके द्वारा पर्टिकुलर एक अमीनो एसिड का निर्माण हो सके, उस घटना को हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर। तो आइए इसको देखें। तो आप कह सकते हैं 3 नाइट्रोजन क्षारकों से बनी एक भाषा है। आनुवंशिक कूट क्या है? 3 नाइट्रोजन क्षारकों से बनी एक भाषा है जो किसी विशिष्ट अमीनो एसिड्स को कोड करने की क्षमता रखता है। तो आप कह सकते हैं जेनेटिक कोडान क्या हुआ या जेनेटिक कोड क्या है? 3 नाइट्रोजनस क्षारकों से बनी वह भाषा है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? किसी विशिष्ट अमीनो एसिड को कोड किया जा सकता है या जाना जा सकता है। इस चीज को हम लोगों को पढ़ना है। आइए अब देखें। तो देखिए, जैसे आप कह सकते हैं कि ये यूजी एक कूट है आपके पास। ये किसको कोड करता है? मिथियोनीन अमीनो अम्ल को कोड करता है। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं जीयूजी कोडान जो है ये वैलीन अमीनो अम्ल को कोड करता है। तो हमने क्या कहा? नाइट्रोजनस जो आपके पास क्षार थे उनका वह समूह जो एक पर्टिकुलर अमीनो अम्ल को क्या करता है? कोड करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कोडान कहते हैं। ये आपने देखा। देखिए, कोडान्स एमआरएनए पर उपस्थित होते हैं। कोडान्स कहाँ पाए जाते हैं? एमआरएनए पर उपस्थित होते हैं। इनकी प्रेजेंस कहाँ है? एमआरएनए की सरफेस पर। कोडान की मैसेंजर आरएनए पर पाई जाने वाली सीक्वेंस, कोडान की मैसेंजर आरएनए पर पाई जाने वाली सीक्वेंस का मतलब अनुक्रम, प्रोटीन चेन में अमीनो अम्ल की सीक्वेंस को तय करती है। अर्थ कहने का तात्पर्य यह है कि जो मैसेंजर आरएनए पर सीक्वेंस होगी किसकी? नाइट्रोजनस क्षार की, वही सीक्वेंस तय करती है कि किस प्रकार की प्रोटीन का निर्माण होगा। तो देखिए, कोडान जितने हैं वो कैसे होते हैं? त्रिक होते हैं, अर्थात ट्रिपलेट होते हैं। तो ट्रिपलेट कोडान सबसे पहले एक वैज्ञानिक है, गए मो कहा गया। देखिए, ईच कोडान्स इज मेड, अगर देखें आप 3 नाइट्रोजनस बेस आपके पास, जबकि ट्रिपलेट कोडान की पुष्टि सबसे पहले नीरनबर्ग और खुराना ने की थी।
कोडान ट्रिपलेट होते हैं, अर्थात नाइट्रोजनस क्षारकों के 3 के समूह में उपस्थित होकर एक अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। यह इस बात की सबसे पहले पुष्टि किया किसने? नीरेनबर्ग और खुराना ने किया। अब देखते हैं, देखिए तो नाइट्रोजनस क्षार आपके पास कितने थे? नाइट्रोजनस बेस 4 हुआ करते थे। और कोडान कैसे पाए जाते हैं? ट्रिक के रूप में, अर्थात ट्रिपलेट होते हैं। तो 4 के ऊपर हम 3 ने क्या किया? 3 पावर लगा दिया, तो 4 × 4 × 4। इस प्रकार से कुल कोडान बनकर आपके पास कितने आ जाते हैं? 64 कोडान बनकर आ जाते हैं। और आपके पास अमीनो अम्ल कितने हैं? आपको मालूम है 20 अमीनो अम्ल हैं। 20 अमीनो हैं आपके पास क्या? एसिड हैं। और इसमें से 10 जो हो जाते हैं वो कैसे हैं? एसेंशियल हैं। और 10 आपके पास एसेंशियल नहीं है, अर्थात नॉन एसेंशियल। तो 20 अमीनो अम्लों में कुल 10 आपके पास अनिवार्य जो है अर्थात एसेंशियल अमीनो अम्ल, और 10 कैसे हैं? नॉन एसेंशियल अमीनो अम्ल होते हैं। तो इन्हीं को कोड करते हैं। कुल मिलाकर के इतने टाइप के जो आपके पास कोडान बने। तो देखिए नोट में मैंने लिखा है ओनली 61 कोडान। 61 कोडान क्या करते हैं? कोड करते हैं अमीनो अम्ल को। 3 कोडान जो है वो नहीं कोड करते हैं। तो देखिए उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉप कोडान, या कह सकते हैं नॉनसेंस कोडान, या कह सकते हैं उनको टर्मिनेटिंग कोडान। देखिए इनके नाम दिया गया टर्मिनेटिंग कोडान। तो टर्मिनेटिंग कोडान कितने होते हैं? 3 होते हैं। तीनों के अपने UAA ओकर, UAG अंबर, UGA ओपेल, ये 3 जो आपके पास बनकर के आए एक किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, इसलिए हम इन्हें नॉनसेंस कोडान या टर्मिनेटिंग कोडान कहते हैं। तो देखिए हम किस प्रकार से 64 कोडानों को हम लोग बनाते हैं। तो देखिए आपके पास फर्स्ट पोजीशन ए आपको मैंने दिखाया है। ए वाली जो रो है ये फर्स्ट पोजीशन दिखाई जा रही, UCAG। क्योंकि आप जानते हैं आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, थाइमिन की जगह पर क्या होता है? यूरेसिल होता है। ये फर्स्ट रो में आपके पास यूरेसिल, साइटोसिन, एडनिन एंड ग्वानिन आपके पास। इसी प्रकार से जो सेकेंड रोज मैंने बनाई है यहाँ पर UCAG। अब यहाँ पर जो थर्ड रो में आप कैसे लिख लेंगे? इन्हीं चीज़ों को आप थर्ड रो में कैसे लिखेंगे इसके बारे में आप देखें। UCAG ऐसे सभी में चारों में लिख लेंगे। अब इसको बनाने का तरीका क्या है आप देखें। U और U आपके पास, फिर U U U U U U, ऐसे मैंने देखिए 4 बार लिखा। अब आप क्या करें? इसके सामने देखिए क्या U आ रहा है, फिर आपके पास C, ये G। देखिए ये आपके पास बनते चले जाएंगे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं U U और यहाँ से एक ले लीजिए U, ऐसे U U और C आपके पास आया, U U आपके पास ये आ गया, ऐसे U U एंड G आपके पास। ऐसे बनाते चलेंगे आप। तो U C U C U C U C U C ये G, ऐसे सभी को कर लें। U ये U ये U A U ये U C ये G, ऐसे आ जाइए। U G U G U G U G U C ये G, देखिए बन गए आपके पास। ऐसे इस रो में बनाएं तो C U U C U C C U ये C U G C C C C C C, ऐसे लिख लें। U C ये G लगा दीजिए। ऐसे इस रो में आइए,
सी ए ये पहले लिख लेंगे आप लोग। फिर उसके बाद यू सी ए जी, ऐसे आ जाइए। ये क्या है? सी जी। तो पहले आप सी जी लिख लें 4 बार सी जी। अब ये लगा दें यू सी ए जी, ऐसे आप इसको कर लें ये जी ए जी 4 बार। अब उसके बाद अपना कोड ले आए यू सी ए जी, ऐसे ये सी ए सी आपके पास देखिए यू सी ए जी, ऐसे आप यहाँ इसमें आ जाएं। ये ए कर लेंगे कितनी बार? 4 बार। यू सी ए जी, ये जी ये जी, आपके पास जी वाला कॉलम आ गया। आइए लगा दीजिए यू सी ए जी। इसी प्रकार से 4th कॉलम जो आपके पास है, इसमें क्या जी यू आपके पास ये आ जाएगा जी यू, यहाँ पर जी यू। तो ऐसे आप इसमें सम्य करते जाएंगे। इस रो में देखिए यहाँ पर जी क्यों दिखा दिया गया? यहाँ पर आपके पास यू ये था, ये यू ही होना चाहिए। अब उसके बाद बचा क्या रह गया? यू सी ए जी आप ले आइए। इसी प्रकार से इसमें जी सी आप लिख लें पहले 4 बार, कंफ्यूजन नहीं बिल्कुल होगा। यू सी ए जी आपके पास। ऐसे अगला इसमें आ जाइए, क्या है? जी है और ये है। तो पहले आप जी ए फिर आ जाइए यू सी ए और फिर जी। इसी प्रकार से लास्ट कॉलम इसमें आ जाइए आप। इसमें क्या करेंगे? जी ऊपर भी जी है तो जी ले आइए जी। अब आ जाइए यू सी ए जी। इस तरीके से देखिए, आप अगर देखेंगे तो आपके पास कुल 64 टाइप के कोडांस बन चुके हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 सब में 4 है, तो ये 16 इस प्रकार से आपके पास ये 16 बन गए। ये आपके पास क्या बने? 16 जो अभी आपने देखे ये कोडांस हैं। तो आप जानते थे यहाँ पर कौन सा कोडान स्टॉपिंग कोडांस कौन सा है, कौन जो है टर्मिनेशन कोडान है, इसके बारे में बता रहे हैं अभी हम। अब देखिए यहाँ पर अभी बात हम लोगों ने किया, एक कोडान होता है जो चीज को क्या करता है? स्टार्ट करता है, अर्थात स्टार्टिंग कोडांस जो आपके पास है वो देखिए ये यू जी। ये कोडान कौन सा है? स्टार्टिंग कोडान है या इनिशिएटिंग कोडान है? आपके पास ये लगा हुआ देखिए, आपके पास ये मिल गया। इसी प्रकार से टर्मिनेटिंग कोडान देखें तो आपके पास स्टॉपिंग कोडान, स्टॉपिंग या टर्मिनेटिंग कोडान। एक देखिए यू जी ए आपके पास टर्मिनेटिंग कोडान, यू ए जी ये 2 आपके पास ये हो गए और एक ये हो गया। कुल कितने हो गए? ये 3 हो गए। 3 आपके पास ये क्या है? ये टर्मिनेटिंग कोडांस होते हैं। 3 के तीनों टर्मिनेटिंग कोडांस हैं। तो ये आपके पास क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण को समापन करते हैं, समाप्त करते हैं, टर्मिनेशन करते हैं। इसीलिए इनको बोलते हैं हम नॉनसेंस कोडांस। तो इस प्रकार से देखिए, इस साइड में ध्यान रहे, ये फर्स्ट रो आपके पास है, ऐसे ये सेकेंड रोज है और ये थर्ड आपके पास। ऐसे लिख करके आप 64 कोडान बना सकते हैं बहुत आसानी से। इसमें किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कोडान पर्टिकुलर एक अमीनो अम्ल को कोड करता है, उसके लिए अपना फिक्स सिंबल है। तो अभी मैंने क्या कहा था? नाइट्रोजन क्षारकों के समूह की भाषा, ये क्या एक प्रकार से भाषा ही तो है। मान लिया ये यू
जी इस भाषा से क्या समझता है? वो समझता है कि ये मिथियोनिन है। इस प्रकार से सभी के लिए पर्टिकुलर जो 3 के टर्म में नाइट्रोजन क्षार लगे हैं, ये एक अमीनो अम्ल को संकेतित करते हैं। तो अर्थात कह सकते हैं कोडांश क्या है? अमीनो अम्ल को बनाने की एक प्रकार की सांकेतिक जो है सांकेतिक भाषा है। संकेतों में छुपा हुआ है कि किस प्रकार की प्रोटीन बनेगी, किस प्रकार के कोडांश या नाइट्रोजन क्षार आए हैं mRNA की सरफेस पर। जैसे लगे होंगे उसी प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण होगा। आइए अब देखें, बात करते हैं हम लोग आनुवंशिक कूट की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता, कूट कैसे होते हैं? ट्रिपलेट के रूप में पाए जाते हैं, अर्थात कूट कैसे है? त्रिक होता है। ये आपने देख लिया, इसमें कोई अलग से बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है कूट के बारे में, द कोड इज डीजेनरेट। डीजेनरेट का यहाँ पर डीजेनरेसी का मतलब क्या है? एक अमीनो अम्ल एक से ज्यादा कोडान द्वारा कोड हो सकता है। एक अमीनो अम्ल एक से ज्यादा कहा गया है कोडान के द्वारा कोडित हो सकता है, ये बात कही गई। दूसरी विशेषता, तीसरी देखें, द कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। इसका मतलब क्या हुआ? द कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, अर्थात एक mRNA अणु में एक ही क्षारक अक्षर के प्रयोग को विभिन्न कूटों में नहीं किया जा सकता है। बार बार उनको रिपीट नहीं किया जा सकता है, ये बात कही जा रही है। अगला पॉइंट आता है चौथा, द कोड इज नॉन एम्बुजीनियस। इसका मतलब हो गया कि जो जेनेटिक कोड है हमेशा एक निश्चित अमीनो अम्ल के द्वारा ही कोडित किया जाता है या कोड होता है। अगला पॉइंट देखें, फिफ्थ विशेषता क्या है? कूट कैसे होते हैं? कामा रहित होते हैं, बीच में कामा नहीं लगाते हैं। जैसे ए लिखा फिर कामा नहीं लगाएंगे, यू लिखा, जी लिखा, तो इसके बीच में कहीं पर कॉमा नहीं लगता है, इसलिए कहा गया कूट कैसे हैं? कॉमालेस हैं। ऐसे कूट यूनिवर्सल होते हैं। इसका मतलब यह माना जाता है कि कूट सभी जीवों में लगभग समान होते हैं, एक ही तरीके से कोडिंग करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, डीजेनरेसी वाला जो विशेषता थी, वह विशेषता अपवाद स्वरूप ट्रिप्टोफैन और मिथियोनिन पर डीजेनरेसी वाली जो विशेषता थी वह लागू नहीं होती है। उस विशेषता के ये 2 अपवाद हैं, एक तो मिथियोनिन, दूसरा ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल। अब एक और शब्द आता है बॉबली बेस। क्या होता है? बॉबली बेस का मतलब होता है स्थिर ना हो, जो चीज स्थिर ना हो उसे हम बोलते हैं बॉबली बेस। इसका मतलब ये हुआ कि एक कोड में थर्ड, एक कोडान में थर्ड बेस, उसे बॉबली बेस कहते हैं। जैसे आपने अभी कोडान बनाया था, इसमें बहुत सीरीज में पहली सीरीज को ही मैंने उदाहरण में लिया है। देखिए, ये आपके पास ये तो आपके पास स्थिर है, लेकिन ये थर्ड बेस पेयर जो आप देखेंगे स्थिर नहीं है, बदल रहा है। यही चीज क्या कहलाती है? ये कहलाती है बॉबली बेस कहलाती है, कुछ और बॉबली बेस नहीं होता है। 2 तो स्थिर है, लेकिन तीसरा अस्थिर होना कोडान का, यही कहलाता है बॉबली बेस। आगे बात करते हैं कि आनुवंशिक कूट को उत्परिवर्तन या म्यूटेशन प्रभावित करता है। आनुवंशिक कूट को क्या करता है? उत्परिवर्तन या म्यूटेशन प्रभावित करता है। इसका बेस्ट उदाहरण आप जानते हैं, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट के में आपने देखा था कि हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन का 6 नंबर कार्बन पर था, वहां पर अमीनो अम्ल क्या था? GAG। अब यहाँ पर ये जो है हट गया और U आ गया, तो क्या हो जाता था? वैलीन हो जाता था। इस प्रकार से आपने इसमें क्या किया? परिवर्तन कर दिया। तो वैसे सामान्य पेशेंट में क्या होता था? या ग्लूटामिक एसिड बनता था जब GAG रहता था, और ये बेस जो है हट करके U आ गया, तो अमीनो अम्ल कौन सा बन गया? वैलीन आपके पास जो बन गया, और इस वैलीन के बन जाने से क्या हो गया? डिफेक्ट आ जाता था। तो इस प्रकार से ये उत्परिवर्तन के लिए तो हम कह सकते हैं कि आनुवंशिक कूट को
म्यूटेशन प्रभावित करता है, इससे उत्परिवर्तन हो सकता है। तो इस प्रकार से आप जेनेटिक कोड के बारे में देख रहे हैं। तो आइए, देखा आपने आनुवंशिक कूट। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।